डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स फॉर रिप्लेसमेंट। ये बेसिकली इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हम लोग लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 101 में, all about the investment and various reasons for the replacement of the equipments हम लोगों ने देखा था कि जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट, एक बार फैक्ट्री बन गई, नए मशीन लग गए, फिर कुछ दिनों के बाद मशीन क्यों बदलना पड़ता है, कोई कंपोनेंट क्यों बदलना पड़ता है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। फिर बहुत सारे फैक्टर्स लाइक टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं रिप्लेसमेंट के, फाइनेंशियल फैक्टर होते हैं, टेंजिबल फैक्टर्स होते हैं। और चूंकि मार्केट में आप देखेंगे प्रोडक्ट में डेली कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है। आप इवन हमने कई सारे एग्जांपल दिए थे, चाहे वो एक पेन पेंसिल ही क्यों ना हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम ही क्यों। आप घर के हर एक सिस्टम में देखिए ना, पहले टीवी और डब्बा वाला होता था, वो उसकी भी कंपनी जो है बंद थोड़े ही, आज भी चल ही रहा है बड़ा डब्बा वाला जो टीवी होता था। लेकिन आजकल कौन वो टीवी यूज करता है, सभी लोग एलईडी यूज कर रहे हैं कि नहीं। लाइट में भी हमने बताया कि बहुत तरह की लाइटें पहले आती थी, लेकिन अब आजकल का खास करके दिवाली वगैरह में देखिए ना, एक से एक डिजाइनदार लाइटिंग आ रही है, ठीक है ना। और जो है आप मार्केट में बस देखिए, बस जो है पहले खटारा बस हुआ करती थी और उसी में सब लोग एंजॉय करते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन अब जो है एक से एक सोफिस्टिकेटेड बसेस लाइक वॉल्वो हो गया और रेड बस हो गया, और ये सब चीज़ें जो है चल चुकी है। ट्रेन पहले जो है जनरल में ही लोग बड़े खुशी खुशी बैठते थे और कहाँ से कहाँ चले आते थे, लेकिन अब वंदे भारत में लोग, हर व्यक्ति जो है चाहता है कि वंदे भारत से ही हम जाएं। तो कहने का मतलब क्या है कि समय के साथ जो है कंफर्ट जो है पब्लिक चाहती है, और प्रोडक्ट भी जो है रोबोस्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट अपडेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए जिस मशीन पर या जो आदमी बना रहा है प्रोडक्ट, वो आदमी को भी ट्रेनिंग लेकर के नया चीज़ें सीखना है, नई चीज़ सीखना है, और मशीन भी जो है चीज़ें सीखनी है। एक समय था कोई भी आप बाइक या कार की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल कंपोनेंट हुआ करती थी। एक समय आया कि इसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल आ गया, फिर समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, अब समय के साथ इसमें पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है। सॉफ्टवेयर में भी चीज़ें बढ़ गई है, एआई बेस्ड हो गया है, ड्राइवरलेस कार हो गई, गियरलेस कार हो गई। तो चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। और यदि आप अपडेटेड नहीं होंगे, हमेशा हम इस चीज़ को बोलते हैं, यदि अपडेटेड नहीं होंगे तो आउटडेटेड होंगे, ये जो है तय है। इसलिए अपने आप को जहाँ पे हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, अपने आप को अपडेट जरूर कीजिए। तो अब बात चल रही थी कि मेथड्स जो है हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी में कोई मशीन है तो उसको कब रिप्लेस करना चाहिए, कितने दिनों के बाद रिप्लेस करना चाहिए, रिप्लेसमेंट के लायक हो गया है कि नहीं हुआ है, ये हम लोग चीज़ें देखेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं, सबसे पहले मेथड्स के कुछ नाम आपको बता दें। सबसे पहला जो मेथड है इसमें जो आता है वह है पे बैक पीरियड मेथड। क्या, एक एक करेंगे लेकिन पहले सबका नाम लिख दें। पे बैक पीरियड मेथड। दूसरा मेथड होता है टोटल लाइफ एवरेज मेथड, टोटल लाइफ एवरेज मेथड। तीसरा होता है प्रेजेंट वर्थ वैल्यू, प्रेजेंट वर्थ वैल्यू मेथड, सब में जोड़ लीजिएगा। चौथा हो जाता है एनुअल वर्थ, एनुअल या एनुअल को ही हम लोग जो है एनुअल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, एनुअल वर्थ या एनुअल कॉस्ट मेथड। पांचवा मेथड होता है रेट ऑफ रिटर्न मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और छठा और लास्ट एक मेथड आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैपी मेथड। ये भी बहुत यूज होता है खास करके सॉफ्टवेयर में। तो इस तरह से ये
जो है 6 मेथड है और 6 मेथड को हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो में, एक ही वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला मेथड कौन सा है आपका? पे बैक पीरियड मेथड। क्या नाम है? पे बैक पीरियड मेथड। आपके कोई गार्जियन होंगे या दादा जी लोग होंगे तो LIC में एक पॉलिसी चलता था पे बैक का, तो ये जो है बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो इसका नियम क्या है कि जो आपका इक्विपमेंट है या मशीनरी है, तो पीरियड ऑफ रिकवरी जो है पीरियड ऑफ रिकवरी की सिग्निफिकेंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से ज़्यादा जब हो जाती है, दैट मीन्स कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है, और एक जो है कॉमन टास्क है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। जब रिटर्न मिल जाता है तब खुशी खुशी उसको हम लोग जो है रिप्लेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो पे बैक पीरियड बेसिकली उसको डिफाइन करना हो तो ए पीरियड विद इन विच द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज रिकवर्ड बाय नेट कैश इनफ्लो। इसको यदि हम डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पीरियड, पे बैक पीरियड इज पीरियड ऑफ पीरियड ऐसे लिख देते, पीरियड विद इन which the initial investment is recovered। वो आपको क्या हो गया है? रिकवर हो गया है। बाय कैसे? इसमें एक चीज और लिख दीजिए, बाय नेट कैश इनफ्लोज। कंपनी को मिल चुका है, ऐसा भी नहीं कोई उम्मीद है। तो अब इसको डिफाइन करेंगे यदि आप, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पे बैक पीरियड इज बेसिकली अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोज। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या हो गया आपका? इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड को आप समझिएगा कैसे निकालते कैसे हैं। इसमें पे बैक पीरियड में आप क्या करते हैं कि अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? मान लीजिए 20 करोड़ हो गया, 20 करोड़ हो गया, और एनुअल कैश फ्लो कितना है? मान लीजिए हर साल आप इस पे 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं, तब आप इसके ऊपर पे बैक पीरियड कितना हो गया? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वह कौन सा मेथड है? टोटल लाइफ एवरेज मेथड। टोटल लाइफ एवरेज मेथड। टोटल लाइफ एवरेज मेथड क्या कहता है कि इसमें परचेजिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस तीनों चीज को जोड़ देते हैं, एंड द सम इज बीइंग डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट टू गिव एन एवरेज एनुअल कॉस्ट। तो द एवरेज एनुअल कॉस्ट जो है निकालते हैं इसमें क्या? एवरेज एनुअल कॉस्ट। और एवरेज एनुअल कॉस्ट होता क्या है? एवरेज एनुअल कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जिस समय आप खरीदे, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, चलाने में भी तो खर्च हुआ, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब आपके पास मान लीजिए कार है तो कार में पेट्रोल डलवाने का पैसा नहीं, लेकिन जो मेंटेनेंस में जो खर्च हुआ है, जो ऑपरेटिंग, उसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं कि पहले आयल डलवाते थे, पेट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, आयल मतलब मोबिल जिसको बोलते हैं,
लुब्रिकेंट ऑयल। तो मोबिल पहले चलता था 6 महीना, अब चल रहा है वो 3 महीना। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में 3 महीने का तो लॉस हो गया ना एक तरह से, तो ये अपने को देखना है। और मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये कॉस्ट को जोड़ करके आप क्या निकालते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट अपॉन इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ क्या थी इसकी, तो द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एंड द प्रोपोज्ड is then compared to decide about replacement and the investment। बेसिकली जैसे बाइक का हम बार बार एग्जांपल दे रहे हैं, तो बाइक की जो है लाइफ जनरली हम लोग कितना लेते हैं, 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स में, या कार का भी यही लाइफ है लगभग, इसीलिए आप देखते होंगे कार का रजिस्ट्रेशन 15 साल के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी लाइफ बची नहीं। तो इकोनॉमिक लाइफ की यदि बात करें तो कार वगैरह की आज के डेट में, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कार आ रही, तो इनकी लाइफ मुश्किल से 10 ईयर्स या 15 ईयर्स बहुत हो गया। तो 15 ईयर्स ऑफिशियली है, तो दैट इज मोर देन इनफ। तो ये सब जोड़ करके देख लीजिए और कि एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना आ रहा है और हमें कब चेंज करना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज है, तीसरा मेथड जो है आपका, वह मेथड है प्रेजेंट वर्थ मेथड। देख लीजिए, ये मेथड्स जो है पूरे जो 6 मेथड हैं, इन 6 मेथड को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट वर्थ मेथड। वर्थ मेथड्स, अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ मेथड क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी कैश इनफ्लो है, जो आने वाला है इन फ्यूचर, यदि आपके पास एक दो ऑप्शन है, जैसे किसी किसी कंपनी में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक मशीन है, लेकिन किसी के पास 2 मशीन है, 3 मशीन है, 4 मशीन है, तो उसके पास क्या है, ऑप्शंस है। फिर उसमें जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, जितने भी एक्सपेंडिचर हुआ, और उसके प्रेजेंट वर्थ पे, प्रेजेंट वर्थ मतलब प्रेजेंट कॉस्ट करके, और एक कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे कि जो इक्विपमेंट है वो अभी जो वर्तमान आपका है, जैसे इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी कोई आपके पास मशीन है, अभी जिस समय खरीदे थे उसकी इसकी कीमत थी कितनी, 2 करोड़। मान लीजिए कोई सीएनसी मशीन है, उस समय कीमत थी कितनी, 2 करोड़। अब आपने जो है इसको यूज कर लिया 5 ईयर्स, अभी आप 5 साल के बाद जो है चेंज करेंगे तो इसकी कीमत कितनी रह गई, अब 1 करोड़। अब 5 साल के बाद 6th ईयर्स में आप जाते हैं, तो अभी तक जो चल रहा था मेंटेनेंस फ्री था, रिपेयर लगभग 0 था, सारी चीजें जो है स्मूथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही 5th to 6th ईयर में गए तो अब मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बढ़ने लगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने लगा, प्रोडक्शन हैम्पर होने लगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ 5वें साल तक यदि प्रॉफिट ये दे रहा था मान लीजिए 5 करोड़ रुपया का, अब ये प्रॉफिट देने लगा किसका, 4 करोड़ का। तो अब एक साल में ही कितना का लॉस हो गया आपका, 1 करोड़ का लॉस हो गया। तब आप क्या सोचते हैं कि बजाय यहाँ पे इस मशीन के साथ कंटिन्यू करने के, 1 करोड़ में ये मशीन बिक रहा है और इसको क्यों ना हम एक्सचेंज कर ले 1 करोड़ और लगा करके। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, मशीन को एक्सचेंज करके जो है हम लोग न्यू मशीन ले लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं F इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि वर्थ ऑफ मनी इन फ्यूचर, कितना इसके ऊपर रिटर्न आ सकता है, और प्रेजेंट वर्थ ऑफ मनी P जो 1 करोड़ रुपया बताया आपको, और इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर n। अब कितना, n क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ ईयर्स, I क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इस 1 करोड़, और इस 1 करोड़ को अभी देखिए 6th ईयर में लास्ट में आप ये कैलकुलेट करेंगे ना, लेकिन ये यदि नई मशीन खरीदते तो 1 करोड़ रुपये तो अभी का अभी चाहिए, तो इसका रिटर्न कैसे निकालेंगे कि इसका इंटरेस्ट कितना आएगा और इधर लॉस कितना होगा। दोनों हो सकता है कि बराबर ही हो, या हो सकता है इंटरेस्ट कम ही लगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो फॉर्मूला पहले अंडरलाइन कर लीजिए, अब आपको थोड़ा समझा। जैसे कोई बाइक है,
ये बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। बाइक आपने शुरू में कितना में खरीदा, मान लीजिए कि आपने 1 लाख में बाइक खरीदा, ठीक है, 1 लाख में खरीदा और बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, कब तक, 5 ईयर्स तक। 5 साल के बाद इसको बेच रहे हैं तो कितना बिक रहा है आपको, 50,000 में बिक रहा है मान लीजिए। और यहाँ 6 ईयर से चूंकि बाइक क्या हो गई, पुरानी हो गई, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया इसका बढ़ गया, स्पीड भी उतना नहीं मिल रहा है, तो आपको कहीं पहुँचने में 1 घंटा लगता था पहले, अब 1.5 घंटा लग रहा है। और ये मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ रहा है। पेट्रोल पहले ये 20 का एवरेज देता था, बाइक है तो 50 का एवरेज मान लीजिए या 60 का एवरेज मान लीजिए, अब दे रहा है 40 का एवरेज, तो 20 किलोमीटर का लॉस भी तो हो रहा है। तो पेट्रोल का कीमत भी तो जोड़ेंगे आप, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट जोड़ेंगे, सर्विसिंग कॉस्ट जोड़ेंगे, सब जोड़ तिगड़ करके आप देख लीजिए कि 1 साल में एवरेज कितना आ रहा है। अभी जो 4th ईयर में आपने खर्च किया कितना, 0 रुपया, और यहाँ 6th ईयर में चूंकि बाइक पुराना हो गया, एक कंपेरेटिव हम निकाल रहे हैं, यहाँ आपने खर्च कर दिया कितना, 20,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम बाइक नया ले लें, नया लेने के लिए ये जो 50,000 में तो बिक गई, 50,000 रुपया और लगाना पड़ेगा। अब आपने 50,000 लगाया, 50,000 का इंटरेस्ट साल का कितना हो गया, 5,000 मान लीजिए, तो ये 5,000 रुपया आपको देना पड़ा इंटरेस्ट में, यदि लोन लेते हैं तो भी इंटरेस्ट में 5,000 देना पड़ा, और नहीं देते हैं ये 5,000 तो ये 20,000 रुपया दीजिए तब। तो फायदा कौन सा है, ये 5,000 देना फायदा है। तो ये एक जो है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का जीता जागता उदाहरण हमने आपको दिया। तो ये प्रेजेंट वर्थ वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया। अब आइए एनुअल वर्थ और एनुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। एनुअल वर्थ वैल्यू या एनुअल कॉस्ट, ये जो आपका एनुअल वर्थ या एनुअल कॉस्ट मेथड है, इसका भी एक फार्मूला होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या इंडस्ट्री के पास डिटोरिएशन रेट का एक टेबल होता है, जैसे आप स्टीम टेबल या आरएसी का टेबल यूज करते हैं ना, ठीक उसी तरह से बैंक के पास भी होता है, कंपनी के पास भी होता है। तो इस मेथड में रिप्लेसमेंट डिसीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट एनुअल ऑपरेशन एंड कैपिटल कॉस्ट पे निकालते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि रिप्लेसमेंट डिसीजन is taken on the basis of lowest annual operation, annual operation and capital cost, ठीक है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनुअल कैपिटल कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन, इसमें दो चीज और आ जाएगा। इसमें एक तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट आएगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट के साथ साथ इंटरेस्ट रेट आएगा, इसके साथ ही जो है ऑपरेटिंग चार्जेज में जो है, ऑपरेटिंग चार्जेज की यदि बात करें ऑपरेशन में, तो ऑपरेशन में क्या क्या आ जाएगा, मशीन पे जो काम करने वाला बंदा है वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा पैसा लेगा, पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, पहले 2 यूनिट में काम चलता था 3 यूनिट हो सकता है लगे, पहले पेट्रोल से 60 का एवरेज देता था अब 50 का एवरेज दे रहा है, फिर रिपेयर और मेंटेनेंस तो है ही। तो ये सब कुल मिला करके जब हम एनुअल कॉस्ट निकालते हैं, क्या, एनुअल कॉस्ट इक्वल टू हो जाता है आपका कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल रिकवरी कॉस्ट बोल देते हैं, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें एनुअल कॉस्ट में जो है ये कैपिटल कॉस्ट में क्या क्या जोड़ेंगे हम लोग और ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या कंसीडर करते हैं।
और कैपिटल रिकवरी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। कैपिटल रिकवरी मतलब CR लिख लें। कैपिटल रिकवरी का फॉर्मूला होता है, मैं एक एक करके लिख दूंगा, P माइनस एल। क्या होता है P, क्या होता है L, अभी निकालेंगे, हम आपको बता भी देंगे। और ये I तो अभी हम बताए थे, क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर n अपन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 प्लस LI, ये एक फॉर्मूला होता है। इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए P माइनस एल, और इसको CRF लिखते हैं, इस वैल्यू को, प्लस LI। मतलब CRF जो है क्या है, यहाँ पे I इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n 1 प्लस आई माइनस 1। ये क्या हो गया आपका, ये जो है आपका क्या हो गया, CRF, कैपिटल रिकवरी फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिकवरी फैक्टर। P क्या हो गया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, याद रखिएगा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट P। L क्या है, सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन। सैल्वेज वैल्यू मतलब उसको आप जैसे किसी मशीन की लाइफ है 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद जब बेचेंगे तो कितना कीमत आपको मिलेगा। N क्या हो गया, लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इन ईयर्स, ध्यान रखिएगा। और I क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट। यहाँ इंटरेस्ट रेट भी एनुअल कंसीडर करेंगे, और ये भी, तो इसमें इस फॉर्मूला से आप फाइनली निकालते क्या है, CR, कैपिटल रिकवरी। ऑपरेटिंग कैरेक्टर, ऑपरेटिंग जो आपका वैल्यू है वो आपको अलग से निकालना पड़ता है। और इसमें भी जब आप निकालते हैं इंटरेस्ट रेट, तो लोन लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि सिंगल पेमेंट यदि आप करते हैं तो कम परसेंटेज पे लोन मिल जाता है। आप जैसे जैसे डे अब बढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज होते रहता है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये कैपिटल रिकवरी मतलब एनुअल वर्थ निकाल लीजिए कि अब वर्थ मतलब वो मशीन रखने के लायक है या नहीं। तो ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जो है नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है क्या, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। रेट ऑफ रिटर्न मेथड पांचवा और सेकेंड लास्ट है, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल मेथड मेरे समझ से भी है, और मार्केट में भी इसकी जो है काफ़ी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज देखने मिलता है। मार्केट में भी इसकी कैलकुलेशन जो है आसान है, सॉफ्टवेयर में इसकी कैलकुलेशन बड़े आसानी से अपन कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप अभी तक उस मशीन से कितना प्रॉफिट कमा चुके हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है। प्रॉफिट इज डिसाइडिंग, प्रॉफिट इज बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर। अब प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर अलाउइंग डिप्रिसिएशन, विदाउट टैक्स, विदाउट इंटरेस्ट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना किए थे। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से है। एक तो आपने मशीन लिया, तो मशीन मान लीजिए 2 करोड़ का लिया, लेकिन आप इस पे किस पे लिए हैं, एक तो कैश आपने ले लिया, ये कैलकुलेशन अलग होगा, और ये लोन पे आपने लिया तो इसका कैलकुलेशन अलग होगा। तो मशीन से आपने मान लीजिए कि आपने कैश में लिया तो, और लोन पे, तो कैश लिए तो वो भी तो आप बैंक में रखते तो इंटरेस्ट आपको मिलता ना। तो लोन लेते तो मान लीजिए 12% पे लोन लेते, और कैश आप बैंक में जमा करते तो 7%। तो आप अल्टीमेटली क्या है, 5% के प्रॉफिट पे है कि नहीं। 5% यदि कैश लेते हैं तो डायरेक्ट प्रॉफिट तो यही मिल गया आपको, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कितने साल में
मशीन आपने यूज किया 20 ईयर्स में, और 20 ईयर्स में अब कितना प्रॉफिट हुआ, और उस प्रॉफिट में से जितना आपने लोन में एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया है अबव द 2 करोड़, 20 ईयर्स में आपको इनकम हुआ मान लीजिए 50 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ की जगह आपने दे दिया है कंपनी को 5 करोड़, तो 3 करोड़ इधर से जाएगा ना, अरे बात समझ में, क्योंकि ये इंटरेस्ट अमाउंट कौन देगा, तो प्रॉफिट में से ही तो निकल करके जाएगा। तो हम लोग हमेशा जो है परसेंटेज निकालते हैं रेट ऑफ रिटर्न में, तो परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या निकल करके आता है, एवरेज एनुअल इनकम, एवरेज एनुअल इनकम और अर्निंग, 5 मिनट का और वीडियो है, अच्छे से देखिएगा। अर्निंग, एवरेज एनुअल इनकम उस मशीन से हुआ, या अर्निंग पर ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ डेप्रिसिएशन मतलब ये 2 करोड़ का मशीन था, 20 साल के बाद ये 2 करोड़ का थोड़ी बचेगा, हो सकता है 0 रुपये का बचे, या सैलवेज में चले जाए, या कबाड़ में इसको देना पड़ जाए, ये आपका डिप्रिसिएशन हो गया। अपॉन नेट इन्वेस्टमेंट, आपने कितना किया, नेट इन्वेस्टमेंट इंटू 100, इससे आपका रेट ऑफ रिटर्न निकल जाता है। फिर डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, इसके बाद क्या निकालते हैं, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या निकल करके आता है, इसमें जो है डिस्काउंटेड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो देखिए बेसिकली रिटर्न व्हेन द इक्विपमेंट हैज वर्क फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, n नंबर ऑफ ईयर्स मान लीजिए, एंड अर्निंग ईच ईयर R1 R2 R3, ये सब आपका क्या है, रिटर्न है। तो वहां पर आप क्या निकालते हैं, C, दैट मीन्स की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आप निकालते हैं क्या, C इक्वल टू R अपन 1 प्लस R टू द पावर n, और ये n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए Rn, Rn क्या है, कैपिटल Rn, एक्सपेक्टेड अर्निंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग इन nth ईयर। भाई आप कोई मशीन खरीद रहे हैं, देखिए आप कार खरीदते हैं तो एक अलग इक्वेशन बनती है कि आप वो लग्जरी आइटम है, लेकिन एक ट्रक खरीदता है कोई, तो ट्रक ये सोचता है कि मैक्सिमम रिटर्न हमें मिले, तो एक एक्सपेक्टेशन रहेगा, कार में नहीं रहेगी लेकिन ट्रक में एक्सपेक्टेशन रहेगा। और ये आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। अब इसी तरह से बहुत सारा है, पहले साल के लिए यदि निकालना हो, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए निकालना हो, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, R1 अपन 1 प्लस आर कर लीजिए। सेकेंड ईयर के लिए निकालना है तो 1 प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड ईयर के लिए निकालना है तो R3 अपन 1 प्लस आर एंड सोन, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ये जो है। और लास्ट में यदि ये स्क्रैप में जा रहा है, किसमें, स्क्रैप वैल्यू में, तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं कि S मतलब स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप में आप बेचेंगे तो कितना कीमत मिलेगा, S अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n, कितने साल के बाद उसको स्क्रैप में देना है। तो ये कौन सा मेथड था आपका, रेट ऑफ रिटर्न। इसमें आप चाहें तो वीडियो पॉज करके या एक बार वीडियो थोड़ा पीछे करके यदि समझ में नहीं आया तो देख लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब लास्ट मेथड जो हमारा बचा, मैपी मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मशीनरी एंड एलाइड प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट एक है वाशिंगटन में, उसके द्वारा ये मेथड डेवलप किया गया है, मैपी मेथड। ये लास्ट मेथड है, लेकिन चूंकि इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज में लाए जाते हैं।
मैपी मतलब मशीनरी एंड एलाइड प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट, लिख भी देते हैं, मशीनरी एंड एलाइड प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? वाशिंगटन में। उसने ये मेथड को डेवलप किया है। उसने बेसिकली बहुत सारे इक्विपमेंट और रिप्लेसमेंट में इफ एंड बट्स और सारे पैरामीटर को कंसीडर करके ये मेथड डेवलप किया गया है। तो बेसिकली इक्विपमेंट जो है आप देखेंगे कि अभी तक हम लोग जो बात किए उसमें डेप्रिसिएशन है और डिटोरिएशन है समय के साथ। टेक्निकली जो है हम बात करें तो, या ऑब्सोलिट भी हो सकता है, मार्केट से ऑब्सोलिट हो जाए वो इक्विपमेंट। तो वो जो है ये सब टाइम के साथ जो है चीज़ें उसमें असंभावी है। फिर आप जो है लेस परफॉर्मेंस जो है, कुछ नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस उसकी जो है डाउन हो गई, या रनिंग कॉस्ट जो है हाई हो गई। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। और जो है जो मशीन आप जो है चेंज करते हैं तो दो व्यू आते हैं। एक व्यू आता है डिफेंडर का, ध्यान दीजिएगा, डिफेंडर का, और दूसरा आएगा चैलेंजर का। ये डिफेंडर और चैलेंजर क्या होते हैं? डिफेंडर ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसको चलने दिया जाए, और जो चैलेंजर है बोलता है कि नहीं, इस मशीन को चेंज करके आप नया मशीन लाइए, क्योंकि नए मशीन से जो है दूसरी बहुत सारे फायदे हैं। तो यहाँ पर उस बेसिक कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हुए एक डायनामिक इक्विपमेंट पॉलिसी, एक बुक लिखा गया है जो है डिफेंडर और चैलेंजर के ही कॉन्सेप्ट पे, कि डिफेंडर क्या कहता है कि इसको चलने दिया जाए, थोड़ा एडजस्ट करके, कहता है कि नहीं चेंज करो। जैसे अभी हम कई जगह आपको बाइक का एग्जांपल दिए। बाइक का एग्जांपल हम क्यों बार बार दे रहे हैं? क्योंकि बाइक जो है 15 साल पुरानी हो गई। तो अब ये होगा, अभी जो हमने एक आपको इन्वेस्टमेंट बताया कि भाई लोन पे ले करके आप 50,000 का बाइक जो है 50,000 लोन पे ले लेते हैं, 50,000 में बेच देते हैं। तो अब दो चीज़ें होंगी कि हम क्यों लोन लें, इसी को चलने दो। लोन पे जितना पैसा देंगे उतना मेंटेनेंस कॉस्ट में हम देख लेंगे। ओल्ड इज गोल्ड करके कॉन्सेप्ट के और इसको चलाने लगे। दूसरा ये कहता है कि नहीं चेंज कर लो। तो क्या क्या इफ एंड बट्स हो सकते हैं, क्या क्या लॉजिक इनके बीच में हो सकता है, इसके ऊपर डिफेंडर और चैलेंजर के ऊपर ही जो है एक टर्बोर्ग करके एक जो है साइंटिस्ट हुए, उनने एक किताब लिखा है, डायनामिक इक्विपमेंट पॉलिसी। ये नेट पे अवेलेबल है। हालांकि मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप पढ़िए इसको, क्योंकि ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। टर्मिनोलॉजी जो मैपी मेथड में यूज किया जाता है, तो टर्म्स देख लीजिए, टर्म्स यूज कुछ तो हमने बता दिया, यूज्ड इन मैपी मेथड। कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं? पहला टर्म तो ये आएगा कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट दैट मीन्स की दी एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकवरी विद द इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो पे करते हैं। दूसरा होता है एडवर्स मिनिमम, हम लोग बोलते हैं क्या? एडवर्स, एडवर्स मतलब मिनिमम, एडवर्स मतलब विपरीत परिस्थिति में भी कम से कम इतना तो ये आउटपुट देगा ही। भाई गाड़ी सेल्वेज में देंगे तो 1 लाख की गाड़ी जो है आपको मान लो कि 5,000 में बिक रही, तो आदमी क्या सोचता है कि यार इससे अच्छा ही घर में पड़ा रहेगा, कभी तो काम आएगा। तो इन्फेरिटी ऑपरेटिंग कंडीशन हो, या जो टाइम है, या कैपिटल कॉस्ट है, मेंटेनेंस को, ये भले कितना भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन आदमी क्या सोचता है कि है तो कम से कम इमरजेंसी में तो काम आएगा, तो आदमी उसको सैलवेज में नहीं देता है। दूसरा टाइम एडजस्टेड एवरेज, टाइम एडजस्टेड एवरेज, ठीक है 5 साल में ये आउटपुट नहीं दिया, हो सकता है कि अगले 5 साल में कुछ तो आउटपुट दे दे, एडजस्टेड एवरेज।
हमारी उम्मीद थी कि 5 साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो एक उम्मीद करते हैं कि चलो अगले 10 साल में मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग इन्फीरियरिटी। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन इफ एंड बट्स आपको सोचने पड़ते हैं। फिर ऑपरेटिंग इन्फीरियरिटी में क्या करता है, ये मशीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसमें वियर एंड टीयर के चलते जो लॉस होता है उसको कंसीडर करते हैं। वियर एंड टीयर लॉस को कंसीडर करते हैं। ओल्ड मशीन से जो है बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है। फिर एनुअल इन्फीरियरिटी ग्रेडियंट भी एक टर्म आता है, एनुअल इन्फेरियोरिटी। सालाना वो कितने से क्या डिटोरिएट हो रहा है, सालाना कितना नुकसान हो रहा है। फिर लास्ट में एक आता है मैपी अर्जेंसी रेटिंग। ये हम पहले ही बता दिए थे आपको, अर्जेंसी रेटिंग। भाई बेचने से अच्छा है कि चलो पड़े रहने तो 5,000 में क्या बनता बिगड़ता है तो कभी तो काम आ जाएगा। तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है इन टर्म्स ऑफ नेट सेविंग तो निकालते ही निकालते हैं। फिर एसेट को नेट इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके देखते हैं कि उसको रखने में हमारा जा क्या रहा है। बेचने से 5,000 मिल रहा है, ठीक है 5,000, लेकिन यदि रखते हैं तो कोई नुकसान तो है नहीं, कभी ना कभी फायदा ही दे जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे इफ एंड बट्स जो है कंसीडर करके मैपी मेथड से निकालते हैं कैलकुलेशन। मैपी मेथड का कुछ अपना एडवांटेज है। क्या है एडवांटेज है? एडवांटेज में सबसे पहले ये एडवांटेज है कि इट प्रोवाइड द इंटरप्राइज विद ए मेथड ऑफ फिगरिंग कॉस्ट ऑफ नट रिप्लेसिंग। फिगरिंग कॉस्ट ऑफ नट रिप्लेसिंग, ये कॉस्ट आपको नट ऑफ कोई मशीन रिप्लेसमेंट करना चाहिए था, आपने नहीं रिप्लेस किया तो उसके क्या क्या नुकसान हैं ये आपको दे देता है। फिर यहाँ पर मैनेजमेंट को भी फायदा है। मैनेजमेंट को भी क्या फायदा है कि व्हेन मशीन शुड हैव टू बी रिप्लेस्ड। फिर बजट फॉर इक्विपमेंट एक्सपेंडिचर, इक्विपमेंट एक्सपेंडिचर का भी जो है, क्योंकि आप निकालते हैं इसमें एनुअल डिप्रिसिएशन, ऑब्सोलेंस, लेस परफॉर्मेंस के चलते कितना लॉस हो रहा है, तो ये आपको इक्विपमेंट के ऊपर नेट एक्सपेंडिचर भी निकल जाता है। इसमें बहुत कोई हाई टेक्नोलॉजी, हाई फार्मूला, हाई मैथमेटिक्स नहीं लगाते हैं, इसलिए इसको आप बोल सकते हो कि ये सिंपल है एंड ईजी है और अंडरस्टैंडेबल है। ये कोई भी अंडरस्टैंड कर लेता है। तो अब जो है मैपी का फार्मूला थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो मैपी का जो दो फार्मूला होता है, एक होता है मैथमेटिकल, मैपी में ही दो मेथड हो गया। पहला एक आएगा आपका मैथमेटिकल और दूसरा आता है ग्राफिकल। अब मैथमेटिकल मॉडल में जो है यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं तो बेसिकली एक मैथमेटिकल फार्मूला लगता है। डैम और कैम का फार्मूला जो अभी हम बता रहे थे ना, डिफेंडर, तो डिफेंडर एडवर्स मिनिमम, डिफेंडर एडवर्स मिनिमम, डिफेंडर एडवर्स मिनिमम आप निकालते हैं और ये क्या निकल करके आता है G इंटू n-1/2 प्लस P माइनस L अपन n, ये हम बता देते हैं क्या है, प्लस I P प्लस L अपन 2 प्लस नेक्स्ट ईयर इन्फेरियरिटी। नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसके साथ अब क्या होने वाला है ये भी हम लोग सोच करके चलते हैं। P क्या है यहाँ पर, एक्विजिशन और कैपिटल कॉस्ट। L क्या है, सेल्वेज वैल्यू, ये हम कई जगह लिखे भी हैं पहले भी, सेल्वेज वैल्यू। I तो इंटरेस्ट रेट, लिखने की जरूरत नहीं है। N क्या है, N क्या है, लाइफ ऑफ ईयर्स, लाइफ ऑफ इक्विपमेंट जो इकोनॉमिक लाइफ हम बताए थे। और G क्या है, यह है इन्फेरियोरिटी ग्रेडियंट, किस रेट से हर साल इसका डिटोरिएशन हो रहा है। कोई मशीन में 5% हो सकता है, किसी में
5% काफ़ी हो जाता है, 2-3% के रेट से जो है स्टैंडर्ड ये चलता है। और यदि सेल्वेज वैल्यू नहीं है, कुछ मशीन होता है जैसे खास करके कोई चाइनीज आप इक्विपमेंट, तो बोलते हैं ना चाइनीज इक्विपमेंट के साथ कि चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। तो जब सेल्वेज वैल्यू नहीं है, अल्टीमेटली उसको कचरा में ही फेंकना है, तो वहां पे एक फॉर्मूला लगाते हैं किसका, कैम का, और ये होता है 2pg प्लस IP माइनस G/2, जहां पर कि n क्या निकालते हैं 2p अपन जी, तो याद रहेगा ना, ग्रेडियंट इन्फेरिटी या इन्फेरियोरिटी ग्रेडियंट। जैसे आज आप बाइक खरीदते हैं 50,000 का, अगले साल कितना कीमत मिलेगा इसका, मुश्किल से 30,000। उसके अगले साल कितना कीमत मिलेगा 20,000। हर साल कितना लॉस जा रहा है, तो नया में तुरंत लॉस ज़्यादा जाता है, फिर बाद में जो है थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है। अब बाइक को आप 5 साल के बाद बेचेंगे तो हो सकता है कि 10,000 में बिकेगा, और 10 साल के बाद बेचेंगे तो भी हो सकता है 10,000 में ही बिके। उसके बाद रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है, इन्फेरियोरिटी ग्रेडियंट क्या हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है। लास्ट बचता है एक ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है हम लोग निकालते हैं सेल्वेज रेशियो। आप यहाँ पर देख लीजिए सेल्वेज रेशियो, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में हम लोग निकालते हैं, इधर सर्विस लाइफ देते हैं। सर्विस लाइफ जब इक्विपमेंट हमारा चल रहा है, मान लीजिए 3 साल तक तो अच्छे से चलेगा, उसके बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे चलते जाएगा। और टर्मिनल सेल्वेज रेशियो, यहाँ सेल्वेज रेशियो टर्मिनल सेल्वेज रेशियो ये हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं। अब टर्मिनल सेल्वेज रेशियो क्या होता है, हम कई बार बता चुके हैं कि जो आपका चैलेंजर्स एडवर्स मिनिमम और डिफेंडर्स एडवर्स मिनिमम, दोनों कंडीशन में एडवर्स सिचुएशन, अपोजिट सिचुएशन लेकर के चलते हैं, और ये बड़े आसानी से निकालते हैं। सेल्वेज रेशियो हम 0 लेकर के निकाल लेंगे, 10 लेकर के निकाल लेंगे, 5 लेकर के निकाल लेंगे, और हमें इससे एक जो है ग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है कि कितने साल के बाद मशीन हमें चेंज कर देना चाहिए। तो ये जो है आसान है, लेकिन यूज बहुत कम होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मार्केट है। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है फार्मूला लगा करके निकालते हैं। यदि एस्टिमेट है, जैसे यही आपने कैम निकाला, इसी कैम को एक दूसरा फार्मूला भी निकाल देते हैं कई बार, 2n-1 अपन n स्क्वायर और प्लस i अपन 1.4। ये कब निकालते हैं फार्मूला, जब आपका एस्टिमेट टू चैलेंजर्स, मतलब सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मशीन चेंज करो, तो उस जो है प्रैक्टिकल व्यू से ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। और ये फार्मूला यूज क्या, प्रोग्रामिंग करना है, आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्स आते हैं, एक बार प्रोग्रामिंग करके रख दो तो ये निकल आता है। और इसी के आधार पर आप ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो। तो पर्टिकुलर मशीन का सेल्वेज वैल्यू मैंने हर साल डिप्रिसिएशन रेट आप निकाल करके देख लेते हो कि हर साल कितना डिटोरिएट हो रहा है, 10%, 15%, 30%, तो किस वैल्यू, अब जितना का डिटोरिएशन रेट है वो देख लो कितना आपको जो है सेल्वेज रेशियो मिलना है। तो ये कम ही होते जाएगा ना, समय के साथ क्या होगा, इसका वैल्यू कम होते गया। कौन किस रेशियो पे सबसे कम मिल रहा है, वहाँ पे आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। यहाँ पे इस वैल्यू पे आपको लगता है कि हम 5-10% जो है हम बियर कर सकते हैं, तो आप चलने दो इक्विपमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। बट दीज ऑल मैपी मेथड्स आर नॉट ए मैनुअल मेथड, ये कंप्यूटर वगैरह में यूज होता है। और ये जो है ये भी यूज होता है कि टू एस्टिमेट द सर्विस लाइफ, टू एस्टिमेट द सर्विस लाइफ ऑफ मशीन। मशीन के सर्विस लाइफ के लिए भी इसको आप निकालते हैं। तो ये कुल मिलाकर के था हमारा बहुत सारा मेथड जो हमने आपसे बात किया।
मेथड्स फॉर द रिप्लेसमेंट, तो इसमें पे बैक पीरियड, इसमें हमने आपको बताया पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है। साथ में हमने आपको टोटल लाइफ एवरेज मेथड बताए, प्रेजेंट वर्थ मेथड बताए, फिर एनुअल वर्थ मेथड बताए आपको, देख लीजिए। और फिर इसके बाद जो है हमने बताया आपको रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। और चलते चलते लास्ट में हमने आपको क्या बताया, छठा और लास्ट जो है मैपी मेथड, देख लीजिए आपके सामने है। तो आज यहीं तक हम लोग बात किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे मॉडल्स, कुछ जो है रिप्लेसमेंट मॉडल्स, किस मॉडल, कुछ एनालिसिस मेथड हैं, कुछ मॉडल्स हैं, सेट एम्पेरिकल मेथड्स हैं, जिनके आधार पर हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं इक्विपमेंट्स के, तो मॉडल्स पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे इन वीडियोज़ को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और जीवन में नित्य नई तरक्की और उन्नति करते रहिए। धन्यवाद।